नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टारगेट विद नीतीश में। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और पढ़ाई भी जमकर कर रहे होंगे। आज के इस एपिसोड में हम प्रस्तावना से जुड़े 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। भाग 4 में मेरा नाम है नीतीश कुमार। आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? ऑप्शन ए है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन बी है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऑप्शन सी है दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, भारत में जो लोकतंत्र का प्रकार है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर ए का जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर होगा, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। क्योंकि दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में जो है हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है शासन प्रणाली में भाग लेते हैं, न कि हम स्वयं भाग लेते हैं। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। और आइए इसकी व्याख्या देखते हैं विस्तार से कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। ध्यान से समझिएगा दोस्तों। जब किसी देश के नागरिक स्वयं एक जगह इकट्ठा होकर अपने लिए कानून बनाएं, उसे लागू करने की तिथि निर्धारित करें और जरूरत पड़ने पर उसमें संशोधन करें, तो इसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। इस लोकतंत्र जनता अपने भाग का निर्माण स्वयं करती है, प्रतिनिधियों के सहारे नहीं। उदाहरण के लिए प्राचीन यूनानी नगर राज्यों में जो लोकतंत्र प्रचलित था उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संख्या दी जाती थी, क्योंकि वहां के नागरिक समय समय पर स्वयं इकट्ठा होकर अपने लिए कानून बनाते थे। यूनान के नगर राज्यों की जनसंख्या काफी कम थी, उसमें भी केवल स्वतंत्र जनों को ही कानून निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार था, क्योंकि स्वतंत्र जन ही केवल नागरिक माने जाते थे। स्त्रियों, दासों और बच्चे को नागरिक नहीं माना जाता था। यहाँ लगभग 10% लोग ही नागरिक की श्रेणी में आते थे और जनसंख्या भी कुछ हजार में होती थी। दोस्तों, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो प्रमाण मिलता है प्राचीन काल में, वो यूनान जो है, यूनान जिसको आप ग्रीस भी कहते हैं कभी कभार, तो यूनान जो है वहां पे प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रमाण मिलता है। क्योंकि जिस समय की यह बात हो रही है, अरस्तु प्लेटो के जमाने में, उस समय यूनान की जनसंख्या काफी कम होती थी और ऐसा संभव होता था कि एक किसी बड़े मैदान में लोग इकट्ठा हों और अपने भाग निर्माण के लिए कानून बनाएं और विचार विमर्श करें देश को कैसे चलाना है। लेकिन वर्तमान समय में ऐसा संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि कोई भी ऐसा देश नहीं है वर्तमान समय में जिसकी जनसंख्या इतनी कम हो कि वह किसी मैदान में इकट्ठा होकर कानून निर्माण करे और अपने भाग के बारे में एक दूसरे से बातचीत करके निर्धारण करे कि क्या करना है हमारे देश को। इस तरह की स्थिति नहीं हो सकती है। यही कारण है कि आज के समय में जो है कुछ देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ इनपुट दिखाने का प्रयास किया गया है। जैसे स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के कुछ हिस्से देखने को मिलते हैं। इसका तात्पर्य हुआ कि पूरी तरह वहां भी प्रत्यक्ष लोकतंत्र नहीं मिलता। स्विट्जरलैंड में जो वहां के शहर होते हैं, वहां पे अगर कोई नियम कानून बनाना है तो वहां के लोगों की एक निश्चित अगर संख्या हो, किसी मुद्दे पर अगर सिग्नेचर करके जो है वो सरकार को भेजती है तो उस पर कानून बनाया जाता है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र के पूरी तरह इस समय कहीं भी किसी भी देश में, विश्व के किसी भी देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पूरा प्रमाण नहीं मिलता। कुछ देशों में जो है थोड़ा बहुत प्रत्यक्ष लोकतंत्र का इनपुट दिखाने का प्रयास किया जाता है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? जब किसी देश के नागरिक अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन प्रणाली में हिस्सा लेते हैं तो उसे प्रतिनिधि शासन या अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। आज के समय में विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, क्योंकि विश्व के सारे देशों की जनसंख्या इतना अधिक है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र को साकार करना बड़ी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, क्योंकि आप देखते हैं चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, चाहे आप ग्राम पंचायत को ही देखिए, हम अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से जो है अपना शासन प्रणाली चलाते हैं। तो इस प्रकार भारत में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है और विश्व के अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, क्योंकि विश्व की जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि लोग जो है एक जगह इकट्ठा हो जाएं, पूरे देश के लोग, ऐसा आज के जमाने में संभव नहीं है। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रस्तावना के संदर्भ में दिए गए निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सही है। ऑप्शन ए है, पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना।
ऑप्शन बी है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ऑप्शन सी है इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन डी है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। कूट के माध्यम से उत्तर चुनना है। दोस्तों, हम प्रस्तावना जो है पिछले 3 भागों में बहुत विस्तार से चर्चा कर चुके हैं कि प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से किया जा चुका है और 3 नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता शब्द जोड़े जा चुके हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो पूरी तरह गलत है कि इसका संशोधन नहीं किया जा सकता। दोस्तों, प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है लेकिन उसके बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार का आंच नहीं आना चाहिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो ऑप्शन नंबर 3 है वो गलत है। अब ऑप्शन नंबर 2 देख लेते हैं। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। दोस्तों, हम कल भी बात कर चुके हैं कि जो प्रस्तावना है उसको हम कोर्ट में चुनौती नहीं दे सकते कि ये प्रस्तावना में लिखित शब्द को लागू नहीं किया जा रहा है सरकारों द्वारा, तो इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। ये कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ए देख लेते हैं। 1 नंबर, पंडित नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का आधार बना। बिल्कुल सही। पंडित नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसको ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी कहते हैं। इसमें जो है भारतीय संविधान क्या उद्देश्य प्राप्त करना चाहता था इसके बारे में विस्तार से बताया गया था। उन्हीं जो उद्देश्य बताए गए थे उन्हीं उद्देश्यों को समाहित कर दिया गया तो प्रस्तावना बना। इस प्रकार ऑप्शन नंबर ए भी सही, 1 नंबर ऑप्शन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का सही है। चौथा ऑप्शन देखते हैं। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रस्तावना न्याय योग्य है ही नहीं और विशिष्ट प्रावधानों को यह कभी रद्द नहीं कर सकता। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 का जो सही उत्तर होगा 1, 2 एंड 4, बी ऑप्शन। यह यूपी पीसीएस प्री 2009 में पूछा जा चुका है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत और संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव ही अंतिम रूप से प्रस्तावना का आधार बना। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है। प्रस्तावना संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को रद्द नहीं कर सकता, किंतु केशवानंद भारती मामले केशवानंदवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान के उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट शब्दों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है किंतु मूल ढांचे में बिना छेड़छाड़ किए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित को कालानुक्रम के अनुसार सजाइए। ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने की सिफारिश करना। ऑप्शन 2 है इंदिरा साहनी केस। ऑप्शन 3 है उद्देशिका में अखंडता शब्द का जोड़ा जाना। ऑप्शन 4 है गोलकनाथ केस। दोस्तों, गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। उद्देशिका में अखंडता शब्द जोड़ा गया। आप जानते हैं कि भारतीय संविधान के उद्देशिका को ही प्रस्तावना कहते हैं और प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से, जिसके माध्यम से समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया था। तो उद्देशिका में जो संशोधन हुआ था वह 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। इंदिरा साहनी केस बहुत फेमस केस है। ये जो है केस 1994 का केस है। और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल का लागू करने की सिफारिश करना, ये जो है 25 जून 1975 की बात है, जून 1975 की। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि सबसे पहले गोलकनाथ केस 1967 में हुआ। ऑप्शन नंबर 4 चारों में ऑप्शन है। उद्देशिका में अखंडता शब्द का जोड़ा जाना, ये 1976 में हुआ था। इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने की सिफारिश करना जून 1975 में। तो गोलकनाथ केस के बाद 1 नंबर हो जाएगा, उसके बाद 3 नंबर, उसके बाद 2 नंबर। इंदिरा साहनी केस 1994 में हुआ था। तो 4, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर ए होगा। आइए व्याख्या देख लेते हैं। गोलकनाथ केस 1967 में हुआ था। इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल लागू करने की सिफारिश करना जून 1975 में हुआ था। 42वां संविधान संशोधन उद्देशिका में संशोधन 1976 में हुआ था और इंदिरा गांधी से साहनी केस 1994 में हुआ था।
क्वेश्चन नंबर 4, प्रस्तावना के संदर्भ में किसने कहा है कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। दोस्तों ये जो फेमस कथन है यह सुभाष कश्यप जी का है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 5, प्रस्तावना में भारत को एक गणतांत्रिक राज्य बताया गया है, इसका क्या मतलब है। ऑप्शन ए है भारत में सरकार का प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट वंशानुगत न होकर एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन बी है भारत में राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट वंशानुगत न होकर एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों किसी भी देश को अगर गणतंत्र है कि नहीं, कोई देश गणतंत्र है कि नहीं यह देखना हो तो सबसे पहले हम वहां के राष्ट्राध्यक्ष पर फोकस करेंगे। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट को देखेंगे कि वह वंशानुगत है या एक निश्चित समय के लिए चुना जा रहा है। तो अगर उदाहरण के रूप में देखें तो भारत को अगर ही हम लें तो भारत में राष्ट्राध्यक्ष भारत का राष्ट्रपति होता है। चूंकि हम जानते हैं कि भारत के राष्ट्रपति पद के लिए एक निश्चित योग्यता धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवारी का दावा कर सकता है और चुनाव लड़कर चुनाव जीत सकता है और राष्ट्रपति बन सकता है। तो भारत में जो है राष्ट्राध्यक्ष हेड ऑफ स्टेट जो राष्ट्रपति होता है वंशानुगत नहीं है, बल्कि एक निश्चित समय के लिए जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अर्थात जनता जो है अपने प्रतिनिधि भेजते हैं जो पार्लियामेंट में भेजते हैं या विधानसभा में भेजते हैं, उनके माध्यम से जो है राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और राष्ट्रपति आजीवन नहीं होता, वंशानुगत नहीं होता। इस प्रकार गणतंत्र का मतलब होता है कि किसी भी देश में अगर राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है तो वह गणतंत्र है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि प्रस्तावना में भारत को एक गणतांत्रिक राज्य बताया गया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत में राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर एक निश्चित समय के लिए चुना जाएगा। अगला प्रश्न, आइए व्याख्या देख लेते हैं विस्तार से क्वेश्चन नंबर 5 का। राष्ट्राध्यक्ष या राज्याध्यक्ष, जब किसी राज्य का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है और वंशानुगत नहीं होता, इस पद के लिए एक निश्चित योग्यता प्राप्त कर कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बन सकता है, तो ऐसे देश को गणतंत्र कहते हैं। उदाहरण के रूप में अगर भारत को देखा जाए तो इस पे भारत फिट बैठता है, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति यहाँ जो है अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुना जाता है। लेकिन अगर आपसे कोई पूछे कि इंग्लैंड गणतंत्र है कि नहीं, तो आप कहेंगे कि इंग्लैंड गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहां का जो हेड ऑफ स्टेट है यानी राष्ट्राध्यक्ष वह वहां का रानी होती है जो हमेशा के लिए है वंशानुगत है। इस प्रकार वह गणतंत्र नहीं है। इसी प्रकार सरकार का प्रमुख एक होता है। किसी राज्य को चलाने की वास्तविक शक्ति जिस व्यक्ति के हाथों में निहित होती है उसे सरकार का प्रमुख कहते हैं। जैसे भारत का अगर उदाहरण लें तो भारत का उदाहरण हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्राध्यक्ष का उदाहरण हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। एक चीज आपको याद रखना होगा दोस्तों कि संसदीय प्रणाली जो होता है उसमें राष्ट्राध्यक्ष और सरकार का प्रमुख अलग अलग व्यक्ति होता है। जैसे उदाहरण के रूप में अगर भारत में संसदीय प्रणाली है तो भारत में एक राष्ट्राध्यक्ष होता है यानी कि राष्ट्रपति और सरकार का प्रमुख यानी कि प्रधानमंत्री। तो जो राष्ट्राध्यक्ष होता है उसके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, नाम मात्र की शक्ति होती है, जबकि सरकार का जो प्रमुख होता है यानी कि प्रधानमंत्री उसके पास शक्ति होती है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि संसदीय प्रणाली में दो अध्यक्ष होते हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष और एक सरकार का प्रमुख। इसके पास वास्तविक शक्ति नहीं होती, यह केवल नाम मात्र का होता है, जबकि सरकार के प्रमुख के पास वास्तविक शक्ति होती है, वही रियल में शासन चला रहा होता है। वहीं राष्ट्राध्यक्ष शासन प्रणाली में देखा जाए प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि अगर अमेरिका का उदाहरण लें तो वहां पे जो राष्ट्रपति होता है वहां का वही जो है सरकार का भी प्रमुख होता है और राष्ट्राध्यक्ष भी होता है। और चूंकि एक ही व्यक्ति में दोनों पद निहित हैं तो इसलिए वही जो है वास्तविक शक्ति का भी प्रयोग करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए है सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी है समष्टिवाद, ऑप्शन सी है समाजवाद और ऑप्शन डी है अंतःक्रियावाद। दोस्तों यह प्रश्न जो है छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2011 में पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है पीसीएस के एग्जाम्स के लिए।
सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव हैं, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि सभी मानवों को बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकार उपलब्ध होने चाहिए। उदाहरण के रूप में अगर आप प्राचीन काल में देखेंगे तो भारतवर्ष में जो SC ST थे उनकी स्थिति काफी दयनीय थी, यहाँ तक कि OBC की भी स्थिति दयनीय थी। उनको जो है अछूत माना जाता था, इस तरह की कंडीशन थी। तो मानव तो सभी हैं, लेकिन उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है सार्वभौमिकता का सिद्धांत नहीं है। अगर इन सभी में समान रूप से भेदभाव, समान रूप से जो है सभी को माना जाए, एक दूसरे के नीचा नहीं समझा जाए किसी को, तो यहाँ पे सारे मानवों के अधिकारों की रक्षा की जाए, चाहे वो SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, चाहे कैसा भी हो, किसी भी जाति धर्म का हो, तो उस स्थिति को हम जो है सार्वभौमिकता के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? ऑप्शन ए है प्रस्तावना और मूल अधिकार में, ऑप्शन बी है प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, और ऑप्शन सी है मूल अधिकार और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। IAS प्री 2013 में पूछा जा चुका है प्रश्न। दोस्तों, भारतीय संविधान के जो उद्देश्य हैं वास्तव में उसमें कई उद्देश्य हैं, लेकिन आर्थिक न्याय का उपबंध इसमें बात की गई है। तो आर्थिक न्याय का दोस्तों एक तो प्रस्तावना में किया गया है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो प्रस्तावना एक सही उत्तर हो जाएगा। और दूसरा जो है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है। राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत दोस्तों जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 38 में ही ये राज्य को ये निर्देश दिया गया है कि वो लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए जो आय असमानता है उसको समाप्त करेगा। जो विभिन्न जो समाज के तबके हैं उनके बीच जो आय असमानता है, आय असमानता मतलब किसी का सैलरी बहुत ज्यादा अधिक, किसी का आय जो है पूरी फैमिली का वो काफी अधिक, किसी का बहुत कम, तो इस जो असमानता गैप है उसको खत्म करेगा। तो भारतीय संविधान के उद्देश्यों में से एक आर्थिक न्याय का उपबंध किसमें किया गया है? प्रस्तावना और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना राज्य का कर्तव्य होगा। आर्टिकल 38 में यह स्पष्ट कहा गया है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आर्थिक न्याय की भी बात की गई है आर्टिकल 38 में, जो नीति निदेशक सिद्धांत में आता है। काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध करना आर्टिकल 43 में लिखा गया है। उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना आर्टिकल 43A में लिखा है। और ये सारे प्रावधान राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में आते हैं। और प्रस्तावना में हम पढ़ चुके हैं कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात की गई है। इस प्रकार आर्थिक न्याय की जो बात की गई है वो प्रस्तावना में भी की गई है और राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में भी की गई है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर बी होगा। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8, प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की परिकल्पना है उनकी व्याख्या की गई है। ऑप्शन ए है मूल अधिकारों के अध्याय में, ऑप्शन बी है राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अध्याय में, ऑप्शन सी है मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से सभी। दोस्तों, प्रस्तावना में जिन आदर्शों की बात की गई है उसमें काफी ज्यादा आदर्श हैं, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता, विचार अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना इत्यादि की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता को सुनिश्चित करना। तो दोस्तों, इन आदर्शों को कहाँ बात की गई है, प्रश्न ये है। इनको इम्प्लीमेंट कहाँ किया गया है, व्याख्या कहाँ किया गया है, स्पष्ट कहाँ किया गया है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं मूल अधिकारों से इसका संबंध है कि नहीं। तो दोस्तों, प्रस्तावना में आप देखते हैं कि वहां पे स्वतंत्रता की बात की गई है, समानता की बात की गई है अर्थात समता की बात की गई है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता। तो आप मूल अधिकारों के अध्याय अर्थात भाग 3 में जब जाएंगे और पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि मूल अधिकारों में 14 से 18 तक समानता की बात की गई है, 19 से 21 तक स्वतंत्रता की बात की गई है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता की बात की गई है,
और जो समता की बात की गई है उसमें अवसर की भी समता की बात की गई है। तो इस प्रकार प्रस्तावना में जो आदर्श एवं उद्देश्य हैं वो मूल अधिकार में भी पाए जाते हैं। अध्याय में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अध्याय में अभी हमने पढ़ा कि आर्थिक न्याय की बात जो है और आर्थिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात आर्टिकल 38 जो नीति निर्देशक सिद्धांत में आता है उसमें बात की गई है, जो प्रस्तावना के आदर्श एवं उद्देश्य में उल्लिखित है। मौलिक कर्तव्यों के आधार में आप पढ़ेंगे जब प्रस्तावना, तो उसमें बंधुत्व शब्द का प्रयोग किया गया है। और मौलिक कर्तव्य जो 51A में पाया जाता है, इस समय वर्तमान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। उसमें आप पढ़ेंगे कि लोगों से, भारत के नागरिकों से ये अपील की गई है कि वह देश के सारे लोगों के बीच आपसी भाईचारे को आगे बढ़ाएं और जाति, धर्म, क्षेत्र विशेष से ऊपर उठकर जो है एक दूसरे का साथ दें। तो मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में भी बात की गई है। इस प्रकार प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की परिकल्पना है उनकी व्याख्या मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य, इन तीनों में की गई है। इस प्रकार इसका सही उत्तर डी होगा, उपरोक्त में से सभी। आइए व्याख्या देख लेते हैं। बंधुत्व का अर्थ, इसका तात्पर्य होता है भाईचारे की भावना का होना। भारतीय संविधान एकल नागरिकता के माध्यम से सारे भारतीयों में भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। दोस्तों, भारत में आप बिहार के हों या यूपी के हों या झारखंड के हों या तमिलनाडु के हों, आप बस एक ही व्यक्ति हैं, आप भारतीय हैं। ये नहीं कि आप बिहारी हैं, आपकी बिहार की अलग नागरिकता नहीं है, यूपी की अलग नागरिकता नहीं है, तमिलनाडु की अलग नागरिकता नहीं है। अर्थात भारत में निवास करने वाले सारे लोगों की एक ही नागरिकता है, वो भारतीय होने का नागरिकता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि एकल नागरिकता के माध्यम से भी भारतीय संविधान में भारत के लोगों के बीच भाईचारे के भावना को प्रोत्साहित करने का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्य में इसकी बात की गई है। यह भारतीयों का कर्तव्य होगा कि वह धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय और वर्ग विविधताओं से ऊपर उठकर सौहार्द और आपसी भाईचारे की भावना को प्रोत्साहित करेंगे। आर्टिकल 51A में यह बात कही गई है। स्वतंत्रता, समता, सामाजिक विषमता को समाप्त करने और अवसर की समता की बात प्रस्तावना और मौलिक अधिकार में की गई है। सामाजिक विषमता आप आर्टिकल 17 पढ़ेंगे, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, अर्थात छुआछूत को निषेध किया गया है। इसी प्रकार स्वतंत्रता दी गई है 19 से 22 तक। इसी प्रकार समता की बात की गई है 14 से 18 में। अब नीति निर्देशक सिद्धांत की बात कर लेते हैं। लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना और आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह आर्टिकल 38 में कहा गया है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, राजनीतिक न्याय का तात्पर्य है। ऑप्शन ए है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना। ऑप्शन बी है समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति। ऑप्शन सी है आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा। ऑप्शन डी है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति। और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या इनमें से एक से अधिक। दोस्तों, राजनीतिक न्याय का सीधा तात्पर्य होता है हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर डी होगा। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसका मतलब होता है आर्थिक न्याय। समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए ये दोनों हैं, ये जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। समाज में रहने वाले हर व्यक्ति के साथ जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव का न होना। समाज में किसी वर्ग विशेष के लिए विशेषाधिकारों की अनुपस्थिति, ये जो है सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक कारणों के आधार पर किसी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। और हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार की प्राप्ति होगी, यह जो है राजनीतिक न्याय की बात करते हैं। व्याख्या देख लेते हैं। राजनीतिक न्याय का मतलब है कि हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होंगे, चाहे वह राजनीतिक दफ्तरों में प्रवेश की बात हो अथवा अपनी बात सरकार तक पहुंचाने की बात हो। इसमें सबको समान अधिकार प्राप्त होगा, अर्थात सबके साथ राजनीतिक न्याय किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार कहां से लिया गया है। ऑप्शन ए है फ्रांस की क्रांति 1789। ऑप्शन बी है अमेरिका की क्रांति 1776। ऑप्शन सी है रूस की क्रांति 1917 और ऑप्शन डी है इंग्लैंड की क्रांति 1688। दोस्तों, कल के हम भाग में देखे थे कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय रूस की क्रांति से लिया गया था,
लेकिन भारतीय संविधान में जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार है वह फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर ए होगा। इसी के साथ आज का यह महत्वपूर्ण भाग यानी कि प्रस्तावना का भाग 4 पर आधारित प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। आशा करता हूं कि आज का यह सेशन आपके लिए काफी उपयोगी होगा और दी जा रही टारगेट विद नीतीश पर सारी जानकारी आपके करियर को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध होगी। इसी के साथ अपने दोस्त यानी नीतीश को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे इसी समय राज्य व्यवस्था पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की अगली श्रृंखला में। तब तक के लिए शुभ विदा, नमस्कार, गुड नाइट।